हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर नेचुरल डिजास्टर्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर्स। The world around us is beautiful, but there are changes that keep happening in the atmosphere, the Earth's crust and oceans. Sometimes these changes lead to disasters and damage life and property. In this chapter, we will learn about a few natural disasters including earthquakes, tsunamis and volcanic eruption. तो हमारी जो दुनिया है ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसी दुनिया के एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट और ओशन में कुछ चेंजेस होते रहती हैं और कभी कभी ये जो चेंजेस होती है इनके वजह से डिजास्टर्स होते हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में कुछ फ्यू नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है अर्थक्वेक, सुनामीज एंड वोल्केनिक इरप्शंस। तो सबसे पहले बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। अ वोल्केनो इज अ माउंटेन विथ एन ओपनिंग ऑन इट्स माउथ एंड इज कनेक्टेड टू अ पूल ऑफ मॉल्टन रॉक्स प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज मॉल्टन रॉक आर कॉल्ड मैग्मा। तो जो वोल्केनो होता है ये एक तरह का माउंटेन होता है जिसके ऊपर एक ओपनिंग होता है उसके माउथ वाले पोजीशन पे, और ये जो वोल्केनो है ये एक पूल ऑफ मॉल्टन रॉक से कनेक्टेड होता है जो कि अर्थ के सरफेस से नीचे होता है। ये जो मॉल्टन रॉक है इसे मैग्मा भी कहते हैं। When the pressure of the gases and heat under the earth increase, the magma comprising gases and rocks rushes upward through a vertical tunnel called a vent. तो अर्थ के सरफेस के नीचे का जो प्रेशर होता है गैसेस और हीट का, जब ये बढ़ता है तो जो मैग्मा है जिसमें रॉक्स है, गैसेस है, ये जल्दी जल्दी ऊपर आने लगता है एक वर्टिकल टनल से जिसे वेंट कहते हैं, and shoots out through an opening on the surface called the crater. The magma that reaches the earth's surface is called the lava. As the lava cools, it solidifies and forms rock. तो जब ये वेंट से ऊपर आ रहा होता है तो सबसे ऊपर आने के बाद ये उस ओपनिंग से बाहर शूट आउट करता है, यानी कि फेंकता है, और उस ओपनिंग को हम लोग क्रेटर कहते हैं। जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है उसे लावा कहते हैं, और जैसे जैसे लावा ठंडा होता है ये सॉलिड में बदल के रॉक्स फॉर्म करने लगता है। रॉक्स कैसे बनते ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रॉक्स एंड मिनरल्स का। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इरप्शन वोल्केनोज कैन बी एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। तो किस तरह से वोल्केनो इरप्ट करता है, फटता है, उसके बेसिस पे हम लोग वोल्केनोज को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है एक्टिव, दूसरा है डॉर्मेंट और तीसरा है एक्सटिंक्ट। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक वोल्केनिक इरप्शन का पिक्चर है। सबसे पहला है एक्टिव वोल्केनोज। दीज वोल्केनोज कैन इरप्ट एनी टाइम एज दे रिमेन एक्टिव। तो ये जो वोल्केनोज होते हैं ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और ये कभी भी फट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान में जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट फूजी और माउंट इरेबस, ये दोनों ही एक्टिव वोल्केनोज है और ये कभी भी फट सकते हैं। दूसरा है डॉर्मेंट वोल्केनोज। These volcanoes have not erupted for several years but can erupt any time. तो ये जो वोल्केनोज होते हैं ये बहुत सालों से फटे तो नहीं है लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, कभी भी फट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है और नारकोन डैम जो कि अंडमान में है, ये दोनों ही डॉर्मेंट वोल्केनोज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। These volcanoes are extinct and are not expected to erupt in future. तो ये जो वोल्केनोज होते हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसमें इरप्शन नहीं हो सकता, इसे एक्सपेक्ट किया गया है कि फ्यूचर में भी ये कभी नहीं फटेगा। फॉर एग्जाम्पल जुइदवाल वोल्केनो जो कि नीदरलैंड में है, ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? द वेरियस इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन आर एज फॉलोज। Release of hot gases and ashes which flow downstream, forest fires, mud flow to the areas that are downhill and avalanches. तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनो फटता है तो उसमें से हॉट गैसेस निकलते हैं, एशेस निकलते हैं और जो डाउनस्ट्रीम से फ्लो करते हुए आते हैं, इससे क्या होता है बहुत पोल्यूशन भी होता है और जो गैसेस होते हैं ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स। अगर आसपास कोई फॉरेस्ट है तो वहां आग भी लग सकता है। और मड फ्लो टू द एरियाज दैट आर डाउनहिल, और जो एरिया डाउनहिल होते हैं वहां पे मड फ्लो यानी कि जो मिट्टी है उसका भी बहुत फ्लो हो सकता है। और फिर लास्ट है एवलांचेस, जहाँ पे आइस होता है वहां पे एवलांचेस होते रहते हैं।
नेक्स्ट टाइप है डिजास्टर का अर्थक्वेक। An earthquake is defined as the sudden shaking of the surface of the earth due to violent movements or vibration inside the earth। तो जब अर्थ के अंदर वायलेंट मूवमेंट्स और वाइब्रेशन होता है जिससे कि अर्थ का जो सरफेस है वो सडन शेक करने लगता है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। द अर्थ्स अपर लेयर द क्रस्ट इज मेड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, जो कि बड़े और छोटे प्लेट से बना होता है। The layers of the earth under the plates are hot and in a molten state। इन प्लेट्स के नीचे का जो लेयर होता है ये बहुत ही हॉट और मॉल्टन स्टेट में होता है। These layers under the plates are constantly moving। तो ये जो लेयर्स होता है ये हमेशा मूव करते रहते हैं। Usually such movements cause the plates to slide smoothly against each other। तो प्लेट्स के नीचे जो मूवमेंट्स होते रहते हैं उसके वजह से जो प्लेट्स है वो बहुत ही स्मूथली मूव करते रहते हैं। However, at times the movement between the plates can be sudden, giving rise to earthquake। तो कभी कभी अचानक से कोई violent movement जब होता है तो उससे अर्थ का जो सरफेस है वो शेक करता है, जिससे कि earthquake होता है। The point under the ground where the disturbance first occurs is called the focus। तो जिस पॉइंट में सबसे पहले डिस्टर्बेंस आता है उसे फोकस कहते हैं। Weaker earthquakes called aftershocks often follow a strong earthquake। जो बहुत ही हल्का या फिर कमजोर अर्थक्वेक होता है उसे आफ्टर शॉक्स कहते हैं, जिसके बाद हमेशा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक फॉलो करता है यानी कि आता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच लाइज जस्ट अबव द फोकस इज नोन एज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। फोकस के ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहते हैं। The April 2015 Nepal earthquake occurred at 11:56 NST on 25 April. Its epicenter was east of the district of Lamjung. It was the worst natural disaster to strike Nepal since the 1934 Nepal-Bihar earthquake. तो 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जो कि 11:56 NST पे हुआ था। इसका जो एपिसेंटर था वो लामजंग डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट साइड में पड़ा था और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरा नेचुरल डिजास्टर था जो कि नेपाल में आया था सिंस द 1934 नेपाल बिहार अर्थक्वेक। एक नेपाल बिहार अर्थक्वेक 1934 में हुआ था जो कि बहुत ही खराब अर्थक्वेक था। तो उसके बाद 2015 में नेपाल में वैसा ही अर्थक्वेक स्ट्राइक किया। Science fact: The Pacific Ring of Fire is the zone which encircles the Pacific Basin. It contains 452 volcanoes. Frequent earthquakes take place in this region. It is estimated that 80% of world's earthquake and volcanic activities takes place in this region. तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ये एक ऐसा जोन है जो कि पैसिफिक बेसिन को एनसर्कल करता है। इसमें 452 वोल्केनोस प्रेजेंट है और यहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और ये एस्टिमेट किया गया है कि 80% जो वर्ल्ड का अर्थक्वेक होता है और वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है वो इसी एरिया में होता है। नेक्स्ट है मेजरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है? A seismograph is used to detect the strength of the waves generated by an earthquake. The pattern that is obtained by a seismograph is known as seismogram. तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है कि किसी भी अर्थक्वेक का वेव्स कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जो पैटर्न उस डिवाइस में दिखाया जाता है, जो हमें मिलता है, उसे सिस्मोग्राम कहते हैं। The intensity of an earthquake is measured by using the Richter scale। तो अर्थक्वेक जो है वो कितना स्ट्रांगली आया है या फिर कितना धीरे आया है, इसे हम लोग रिच्टर स्केल से नापते हैं। अर्थक्वेक जो कि 3 नंबर पे आता है वो हमें पता भी नहीं चलता। An earthquake measuring 4 to 5 is felt as tremors, while an earthquake measuring 7 and above has the capacity to destroy an entire city। अर्थक्वेक जो कि 4 to 5 वाले स्केल पे आता है वो हमें हल्का ट्रेमर्स देता है, यानी कि हल्का शेकिंग पता चलता है। और जो अर्थक्वेक 7 नंबर पे आता है उसमें इतना ताकत होता है कि ये पूरे सिटी को तबाह कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सिस्मोग्राफ डिवाइस का पिक्चर है और इसमें जो पैटर्न्स हमें मिल रहे हैं ये सिस्मोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड ट्रीज रिजल्टिंग इन पीपल गेटिंग इंजर्ड और डाइंग। तो जब अर्थक्वेक आता है, बहुत जोर से आता है, तो बिल्डिंग जो है वो गिर जाता है, ट्रीज जो है वो भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उन्हें भारी नुकसान होता है, या तो उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है या तो वो मर जाते हैं। कॉजिंग लैंडस्लाइड्स इन हिली रीजन्स। जो हिली रीजन्स होता है जिसमें डाउनवर्ड पोजीशन होता है वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड मतलब जो एक लैंड है वो अपने सरफेस से हट के नीचे आने लगता है।
ट्रिगरिंग ऑफ सुनामीज इन ओशंस एंड लेक्स। जब अर्थक्वेक होता है तो ओशन और लेक्स में जो पानी है उसमें भी ट्रिगर होता है, जैसे कि सुनामी, फ्लड, ये सब भी आ सकता है। लीडिंग टू फायर इन केस ऑफ डैमेज टू पावर लाइंस। अगर पावर लाइंस में डैमेज हुआ तो वहां से पहले स्पार्क निकलेगा, और स्पार्क जो है अगर आसपास में कोई सूखा चीज है या फॉरेस्ट है तो वहां पे फायर भी लग सकता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक घर है जो कि टूट गया है अर्थक्वेक के वजह से। प्रिकॉशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक वन शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। बिल्डिंग शुड बी इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे आर क्वेक सेफ। तो जब हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसे अच्छे इंजीनियर से बनवाना चाहिए और इस तरह से बनवाना चाहिए कि वो जो घर है या बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक से सेफ रहे। As the tremors begin, people should evacuate the building immediately and move to open spaces. जैसे ही हमें हल्का सा शेकीनेस पता चलता है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो वहां के जो लोग हैं उसे तुरंत, अगर बिल्डिंग में है, घर में है, तो तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए और ओपन स्पेस यानी कि खाली जगह पे चले जाना चाहिए। One should not use escalators and lift. एस्केलेटर्स और लिफ्ट है उसे यूज नहीं करना चाहिए अर्थक्वेक के समय। If getting out of the room or building is not possible, then follow these 3 simple steps. अगर जब अर्थक्वेक आ रहा है आप रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे या बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे तो 3 सिंपल स्टेप्स है जिसे फॉलो करना चाहिए। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। अगर आसपास कोई टेबल है तो उसके नीचे जाके हमें छुप जाना चाहिए और टेबल का जो साइड एरिया है उसे पकड़ के रखना चाहिए। नेक्स्ट डिजास्टर है सुनामी। A tsunami is said to occur when a huge volume of water is displaced in the ocean generating large waves. तो जो सुनामी है ये तब होता है जब ओशन में से बहुत ज्यादा ही मात्रा में वाटर जो है वो डिस्प्लेस होता है और लार्ज वेव्स यानी बड़े बड़े वेव्स जनरेट होते हैं। द डिस्प्लेसमेंट में बी कॉज्ड बाय एन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो सकता है अंडर वाटर अर्थक्वेक के वजह से, वोल्केनिक इरप्शन या एक्सप्लोजन के वजह से। Small waves generate at the point in water and move towards the shore. ये जो छोटे छोटे वेव्स है ये एक पॉइंट पे जनरेट होते हैं और शोर की तरफ बढ़ते हैं। शोर मतलब किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। This swell up into gigantic waves. Greater damage is caused by the high speed waves and debris of tsunami. तो ये जो छोटे छोटे वेव्स है वो धीरे धीरे बड़े बड़े वेव्स में चेंज होने लगते हैं और जैसे ही ये शोर की तरफ बहुत हाई स्पीड से आता है तो बहुत ज्यादा ही डैमेज होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सुनामी। सुनामी के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इट सबमर्जेस द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे पूरा पानी भर जाता है। हाई स्पीड जिजेंटिक वाटर वेव्स एंड डेब्रिस डिस्ट्रॉय ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस कंप्लीटली। तो बहुत जो स्पीड में जिजेंटिक वाटर वेव्स आते हैं उससे ट्रीज, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस जो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स। जब सुनामी आता है तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए? इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप अ सुनामी. People should follow the warnings and instructions telecast by authorities. The electricity supply of the region is cut off. In 2004, India witnessed huge loss of life and southern coast. Japan suffered the same calamity in 2011. Thousands of people lost their lives and thousands more went missing in this disaster. तो सुनामी से बचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए लोगों को वो सब इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स फॉलो करना चाहिए जो कि अथॉरिटीज टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। जिस एरिया में बहुत ज्यादा ही सुनामी आया हुआ होता है वहां का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट दिया जाता है। 2004 में इंडिया में भी बहुत बड़ा सुनामी आया था जिससे कि बहुत सारे जाने गई थी, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था और सदर्न कोस्ट में भी आया था। जापान में भी इसी तरह का कुछ आया था वर्स्ट सुनामी 2011 में। बहुत सारे लोगों का जान चला गया था, बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए थे। तो ये सब जो डिजास्टर है इसमें लोगों को बहुत अच्छे से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट डिजास्टर है साइक्लोन। When strong winds blow causing a huge revolving storm, they are called cyclones. Cyclones begin as a low pressure system in warm ocean waters. As it achieves a wind speed of about 60 km an hour, it is known as tropical depression. तो जब strong winds blow करते हैं जिससे कि huge revolving storm generate होता है उसे cyclones कहते हैं। साइक्लोन्स जो है ये वार्म ओशन वाटर्स में सबसे पहले लो प्रेशर पे शुरू होता है और जैसे जैसे इसका विंड का स्पीड 60 किलोमीटर एन आवर पे पहुंचता है इसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं।
A tropical depression becomes a tropical storm when it reaches a wind speed higher than 65 km/h. तो जब विंड का स्पीड जो है वो 65 km/h से ज्यादा होता है तब ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदलता है. When the wind speed reaches more than 100 km/h, it becomes a cyclone. तो जब ये विंड का स्पीड जो है ये 100 km/h से भी ज्यादा होता है तब इसे साइक्लोन कहते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म आया हुआ है और ये जो साइक्लोन ये तभी होता है जब विंड का स्पीड जो है ये 100 km/h से ज्यादा होता है. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इट कैन कॉज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. इट कैन डिस्प्लेस ट्रीज, हाउसेज एंड व्हीकल्स. तो साइक्लोन की वजह से लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, फ्लड्स आ सकता है, इसके वजह से ट्रीज, हाउसेज और व्हीकल्स ये सब डिस्प्लेस हो सकते हैं. इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ बिकॉज मेनी बिल्डिंग्स गेट कोलैप्स्ड. लॉस ऑफ लाइफ मतलब बहुत लोगों की जान चली जाती है क्योंकि साइक्लोन की वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स टूट जाते हैं और गिर जाते हैं. In India, tropical cyclones arise in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, which make up the vast coastline of 7,500 km. Cyclones affect the coast of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Cyclone Warning Dissemination System (CWDS) based on INSAT, Indian सैटेलाइट सिस्टम हेल्प टू प्रोवाइड वार्निंग ऑफ अ साइक्लोन. इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं, अराइज होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर तक का. साइक्लोन जो है ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्ट को अफेक्ट करता है. साइक्लोन वार्निंग डिसएनिमेशन सिस्टम CWDS ये इनसैट यानी कि इंडियन सैटेलाइट सिस्टम पे बेस्ड है जो कि साइक्लोन के वार्निंग को प्रोवाइड करता है. अगर कहीं साइक्लोन आने वाला है तो ये जो सिस्टम है ये हमें वार्निंग देता है कि साइक्लोन आने वाला है. नेक्स्ट डिजास्टर है फ्लड्स. Prolonged periods of heavy rain in an area can result in a condition called flood. तो अगर किसी एरिया में बहुत देर तक भारी बारिश हो रही है तो वहां पे फ्लड आ सकता है. This is caused due to overflowing of rivers. ये कब होता है? जब रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, ज्यादा भर जाता है. Floods can also be caused due to strong winds in coastal areas that carry seawater to the land or due to cracks in the walls of dams. ये जो फ्लड्स है ये ओवरफ्लो के साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से भी हो सकता है जो कि कोस्टल एरियाज में आता है और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है ये सी वाटर को लैंड पे ले जाता है जिससे कि फ्लड आते हैं. डैम्स के जो वॉल्स होते हैं अगर उसमें क्रैक्स है तो वो धीरे धीरे टूटता है और जैसे ही पूरा टूटता है तो वहां से भी हैवी अमाउंट में वाटर निकलता है जिससे कि फ्लड आ सकता है. Cloud burst. A cloud burst is a sudden heavy fall of rain accompanied by hail and thunder, also called floods. तो ये जो क्लाउड बर्स्ट है इससे भी फ्लड्स होते हैं. अब ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि बहुत अचानक से भारी मात्रा में बारिश होने लगता है और उसके साथ साथ थंडर भी होता है, हेल स्टॉर्म भी आने लगते हैं. In June 2013, a cloud burst caused devastating floods in Uttarakhand, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा and उत्तर प्रदेश. तो जून 2013 में इन सब जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था. अचानक से बादल फट जाता है और उससे बहुत ज्यादा ही तेज बारिश होने लगती है. Thousands died and thousands were left homeless in this natural disaster. तो बहुत सारे लोग इस डिजास्टर में मर गए थे और बहुत लोग के घर छिन गए थे. Since the tsunami of 2004, it was the worst natural disaster that occurred in India. 2004 में जो सुनामी हुआ था उसके बाद जून 2013 में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो आज तक का सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर है जो कि इंडिया में हुआ है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फ्लड का पिक्चर है. इफेक्ट ऑफ फ्लड. फ्लड के क्या क्या इफेक्ट हैं? फ्लड्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फ्लड्स के वजह से बहुत सारी जानें चली जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है. Severe water contamination occurs due to damage of sewage disposal facilities and deaths of humans and animals. तो जब फ्लड आता है उससे क्या होता है कि सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटीज खराब हो जाते हैं जिससे कि बहुत ही सीवियर वाटर कंटामिनेट हो जाता है यानी बहुत गंदा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती है जिससे ह्यूमंस और एनिमल्स का डेथ हो जाता है. फ्लड्स कॉज वाटर लॉगिंग रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. तो जब फ्लड आता है उससे बहुत सारी जगह पे वाटर लॉक करने लगते हैं जहां पे बहुत सारे डिजीजेस भी स्प्रेड होता है जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए एंड येलो फीवर. Disease causing germs grow and multiply in waterlogged condition and affect thousands of people. तो ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि अगर एक जगह बहुत दिन तक वाटर जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है तो वहां पे डिजीज कॉजिंग जर्म्स उगने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करते हैं. A disease affection a number of
people at the same time is called an epidemic। और अगर कोई डिजीज एक साथ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे एक ही समय पे, उसे एपिडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस में हुआ था। फ्लड्स लीड टू सॉइल इरोजन। फ्लड्स जब आते हैं तो सॉइल भी इरोड होता है। फ्लड्स डैमेज एग्रीकल्चरल फील्ड्स लीडिंग टू रेड्यूस क्रॉप यील्ड। तो जब फ्लड होता है तो जहां पे खेती की जाती है वहां का फील्ड खराब हो जाता है, जिससे कि क्रॉप्स का जो यील्ड है, जो उगता है, वो भी कम होने लगता है। नेक्स्ट डिजास्टर है ड्राउट। Drought is a condition that occurs when an area receives less or no rainfall for a long period। तो अगर बहुत ज्यादा समय तक किसी जगह पे बहुत कम बारिश या फिर बारिश हो ही नहीं रही है तो वहां पे ड्राउट होता है। ये जो ड्राउट है इट कुड कंटिन्यू फॉर मेनी मंथ्स और इवन फॉर ईयर्स। तो ड्राउट जो ये बहुत मंथ्स के लिए या फिर सालों के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है। ये एक नेचुरल इवेंट है बट कैन बी ट्रिगर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन। ड्राउट एक नेचुरल इवेंट है जो नेचर के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जहां पे हम लोग बहुत सारे पेड़ को काटते हैं, उसके वजह से भी ड्राउट हो सकता है। Indian agriculture is heavily dependent on rain and the failure of the monsoon result in water shortage and low crop yields। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ज्यादा ही बारिश पे ही डिपेंडेंट है, और अगर मानसून सीजन नहीं आया या फिर पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, तो वहां पे वाटर की कमी हो सकती है और ड्राउट हो सकता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ड्राउट आया हुआ है, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। ड्राउट के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर बिकम स्कार्स। जो सरफेस पे पानी होता है और जो ग्राउंड वाटर होता है, जो जमीन के नीचे पानी होता है, वो सब हटने लगता है, सूखने लगता है। सॉइल ड्राइज अप एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो। जो बालू है, मिट्टी है, वो बहुत ही सूख जाता है, जहाँ पे प्लांट्स या फिर क्रॉप्स नहीं उग सकते, जिसके वजह से उस एरिया में खाने की कमी हो जाती है। The prolonged lack of food in a region is called famine। Livestock and other animals die in the absence of food and water। और एक ही जगह पे अगर बहुत समय तक फूड की कमी है तो उसे famine कहते हैं। लाइवस्टॉक या फिर और जो एनिमल्स है वो फूड और वाटर के कमी से मरने लगते हैं। वाटर सोर्सेज ऑफ द रीजन टेंड टू ड्राई अप। जो उस रीजन के वाटर सोर्सेज है जैसे कि नदी, लेक, ये सब जो वहां पे है वो सब भी सूखने लगते हैं क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही। Forest fires are another consequence of drought as dry vegetation burns easily। तो जैसे जैसे वहां पे बारिश नहीं होगी तो धूप जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा और जो वेजिटेशन है वो सूखने लगेगा, और जैसे ही वो सूख जाएगा तो ज्यादा गर्मी की वजह से फॉरेस्ट में आग लग सकती है। There is a low availability of food which results in widespread malnutrition। और अगर खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो वहां पे बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है या फिर बड़ों को भी हो सकता है। Drought can result in soil erosion due to the wind, resulting in the loss of fertile layer। तो ड्राउट के वजह से सॉइल इरोड हो सकता है विंड के वजह से, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, सॉइल बहुत सूख गया है, तो जैसे ही विंड आएगा तो ऊपर वाला जो सॉइल है वो इरोड होने लगेगा, हटने लगेगा, जिससे कि जो फर्टाइल लेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। स्टेट्स विच आर यूजुअली अफेक्ट बाय द ड्राउट इन इंडिया आर। तो कुछ स्टेट्स जो कि इंडिया में ड्राउट से हमेशा अफेक्टेड होते हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड राजस्थान। लेट्स रिकॉल। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। नेचुरल डिजास्टर आर इवेंट्स दैट हैपन इन नेचर एंड कॉज डिवास्टेशन। Natural disaster could be of many types such as volcano, earthquake, tsunami, cyclone, floods and drought। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जिसे याद करना है जो कि हमेशा टेस्ट में पूछे जाते हैं। पहला है earthquake, the sudden shaking of the earth। Richter scale, a scale used to determine the intensity of an earthquake from the recording made by a seismograph। Volcano, cracks in the earth's crust out of which molten magma comes out। Cloudburst, a sudden heavy fall of rain accompanied by hail and thunder। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.